हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु से संबंधित प्रश्न उत्तरों को समझते हैं व उन्हें हल करते हैं। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो बच्चों, किसकी सहायता से देखा जा सकता है? बिल्कुल सही, सूक्ष्मदर्शी। तो यहां हम लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी। नंबर 2 यानी कि ख, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन। तो यहां आप लिखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ग, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। यहां का सही उत्तर है यीस्ट। अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। घ, हैजा डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? जीवाणु। ये एक बैक्टीरिया है, यानी सूक्ष्मदर्शी जीवाणु। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। तो चलिए, हमने प्रश्न 1 कर लिया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाइए, यानी कि सही का निशान। क, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है। किसके उत्पाद में होता है बच्चों? देखिए, यहां पर विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 चीनी, नंबर 2 अल्कोहल, नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर 4 ऑक्सीजन। सही उत्तर है अल्कोहल। तो इस पे हमने टिक लगा लिया। बच्चों, अल्कोहल यीस्ट यानी खमीर का उपयोग ब्रेड, पनीर और शराब जैसे उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। यीस्ट चीनी को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। खा की ओर। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक? तो यहां पे आपको विकल्प दिए गए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है अल्कोहल, चौथा है यीस्ट। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। आइए अब गा देखते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है बच्चों? विकल्प देखिए। नंबर 1 मादा एनाफ्लीज मच्छर, नंबर 2 कॉकरोच, नंबर 3 घरेलू मक्खी, नंबर 4 तितली। तो बच्चों, सही उत्तर है नंबर 1 मादा एनाफ्लीज मच्छर। बच्चों, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है जिससे मादा एनाफ्लीज मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाती है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। यहां पे विकल्प है। नंबर 1 चींटी, नंबर 2 घरेलू मक्खी, नंबर 3 ड्रैगन मक्खी, नंबर 4 मकड़ी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है नंबर 2 घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खियां संचरणीय रोगों के सबसे मुख्य कारकों में से एक हैं, क्योंकि वे गंदगी पर बैठकर रोगाणुओं को अपने शरीर से चिपका लेती हैं और फिर भोजन या अन्य सतहों पर बैठकर उन्हें फैलाती हैं। तो चलिए अब अगले पे चलते हैं। अड़ा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। क्या कारण है? विकल्प देखते हैं। नंबर 1 उष्णता, नंबर 2 पीसना,
नंबर 3 यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और नंबर 4 है माड़ने के कारण। तो बच्चों इसका सही उत्तर है नंबर 3 यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। ब्रेड और इडली का फूलना यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और उनके द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, जिससे आटा या घोल हल्का और छिद्र युक्त हो जाता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, क्या नाम है? विकल्प देखते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नंबर 2 मोल्डिंग, नंबर 3 किण्वन, नंबर 4 संक्रमण। तो बच्चों इसका सही विकल्प है नंबर 3 किण्वन। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। नंबर 3, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो कॉलम 1 यहां पर है और कॉलम 2 इसके सामने है। का जीवाणु, तो बच्चों जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु हैजा का कारक है। यहां पे देखिए नंबर 5 पे जीवाणु किसका कारक है? हैजा का कारक है, इससे मिला दिया। अब खा पे देखते हैं राइजोबियम। अब राइजोबियम के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इससे मिला दिया नंबर 1 से। गा लैक्टोबेसिल्स। लैक्टोबेसिल्स क्या है? यहां पे देखिए इसका सही उत्तर है 2 दही जमना। तो ये बैक्टीरिया दही जमाने में सहायक है। घा यीस्ट। तो बच्चों यीस्ट में क्या है? इसका सही है उत्तर ब्रेड को बेकिंग करना। तो यीस्ट बेकिंग करने के काम आता है, तीसरे से इसका मिलान कर दिया। अड़ा एक प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या है? प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, तो इसे मलेरिया से मिलान कर दिया। चा एक विषाणु। तो बच्चों विषाणु का क्या है? ये एड्स का कारक है, ये एक भयंकर बीमारी है। विषाणु का सही मिलान है छठा एड्स का कारक। तो इस प्रकार बच्चों हमने कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर लिया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें किसी यंत्र की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है। उन्हें देखने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं नंबर 1 जीवाणु, ये एकल कोशिका वाले जीव हैं। नंबर 2 कवक, इनमें खमीर, फफूंदी और मशरूम शामिल है। नंबर 3 प्रोटोजोआ, ये एकल कोशिका वाले जीव हैं जिनमें अमीबा और पैरामीशियम शामिल है। नंबर 4 शैवाल, ये आमतौर पर जलीय प्रकाश संश्लेषण जीव हैं। प्रश्न 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण, बच्चों यहां पर ये ई की मात्रा आप लगा लीजिएगा। मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम राइजोबियम और नीले हरे शैवाल हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। आइए बच्चों अब प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां निम्नलिखित हैं।
नंबर 1, कुछ जीवाणु दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। नंबर 2, यीस्ट यानी कि खमीर का उपयोग ब्रेड, केक और अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में किया जाता है। नंबर 3, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शराब यानी कि अल्कोहल और सिरका यानी कि एसिटिक एसिड जैसे कि औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। नंबर 4, कई प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग बीमारियों के इलाज में किया जाता है। नंबर 5, सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों का अपघटन करके पर्यावरण को स्वच्छ करने में मदद करते हैं। नंबर 6, ये कृषि में मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे फसल उत्पादन बेहतर होता है। नंबर 7, कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग सीवेज वाहिल मल के उपचार में किया जाता है, जिससे जल प्रदूषण कम होता है। नंबर 8, टीके बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। नंबर 9, पनीर के प्रसंस्करण और उसे विशिष्ट स्वाद देने की प्रक्रिया में भी सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 10, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि स्पिरुलिना और यीस्ट का उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन यानी सुपरफूड के रूप में किया जाता है। आइए बच्चों, अब प्रश्न 8 को देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रोग उत्पन्न करना। अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य, पशुओं और पौधों में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्यों में हैजा, टाइफाइड, टीबी, मलेरिया, खसरा, चेचक, सामान्य सर्दी जुकाम, पोलियो आदि। नंबर 2, भोजन खराब करना। कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त करके उन्हें खाने के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। नंबर 3, सामग्री को नुकसान। ये सूक्ष्म जीव कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं। आइए बच्चों, अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित ऐसे रसायन हैं जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां लेनी चाहिए। पहला, प्रतिजैविक केवल एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लेनी चाहिए। नंबर 2, डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और कोर्स को पूरा करना चाहिए, भले ही लक्षण पहले ही ठीक हो जाएं। नंबर 3, बिना आवश्यकता या गलत खुराक लेने से शरीर में मौजूद उपयोगी बैक्टीरिया भी मर सकते हैं या हानिकारक बैक्टीरिया दवा के प्रति प्रतिरोधी बन सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस प्रकार अध्याय 2 से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर ली है, उन्हें अच्छे से समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।